स्टार्ट करें? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो सर एक बार इनको समझाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 27 तारीख को एक पेपर हुआ, 27 जनवरी को, फिर 29 जनवरी को पेपर हुआ, उसके बाद में 30, फिर 31 और फिर हुआ 1 फेब को। ये 5 दिन हुआ और 10 पेपर टोटल एनटीए वालों ने हमसे कंडक्ट करवाए, मतलब आप लोगों ने वो पेपर दिए। अब पहला पॉइंट मेरे ख्याल से पंकज सर उससे एग्री करेंगे, इन सभी में ही सर केमिस्ट्री आसान थी। बिल्कुल, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिक्कत ये रही कि बैलेंस पेपर नहीं लगा। डिस्ट्रीब्यूशन का लगा मुझे, मैंने सारे पेपर जो देखे, किसी में एक एक चैप्टर से भर भर के सवाल पूछे गए, किसी में एक पर्टिकुलर सेगमेंट से एक दो सवाल ही पूछे गए। तो थोड़ा सा पेपर की बैलेंसिंग मुझे खासकर केमिस्ट्री में नजर आई कि बैलेंसिंग नहीं थी। हाँ, ये सेम बात आप केमिस्ट्री में अगर बोल रहे हो तो ये फिजिक्स और मैथ्स में भी एज इट इज वैलिड है, क्योंकि जनरली जब पेपर 1 हुआ करता था तो टीचर भी पढ़ाते वक्त, जो भी टीचर कहीं भी पढ़ाता है, कितने भी अमाउंट ऑफ बच्चों को पढ़ाता है, तो वो एक चीज जरूर बोलता था, बेटा कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ के जाओ, इससे फ्रीक्वेंसी, क्योंकि पिछले कई सालों में ना, जैसे लास्ट 5 ईयर का पीवाईक्यू का एनालिसिस करोगे तो लगभग हर चैप्टर से सवाल पूछे जाते थे, है ना। मतलब हर एक चैप्टर, जैसे अभी तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री सवाल नहीं आए, पिछले कुछ सालों में एनवायरमेंटल से भी सवाल आते थे और हर शिफ्ट में कोई ना कोई सवाल मिलता था। अब क्या हुआ है कि शिफ्ट ज्यादा होने की वजह से, अब देखो 5 दिन पेपर चल रहा है, 10 पेपर हो रहे हैं, तो हो सकता है मैंने बोला कि भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है, बच्चा पढ़ के भी गया बट उसकी शिफ्ट में वो सवाल ही नहीं दिखा, समझ में? तो ऐसा हुआ है मल्टीपल पेपर लेने की वजह से, और ऐसा हो रहा है कुछ सालों से। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो सर यही है कि बैलेंसिंग नहीं है पेपर की, सबसे पहली प्रॉब्लम। लिख देता हूं सर मैं यहाँ पे, बैलेंसिंग, या फिर आप बोल सकते हो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देखने को बिल्कुल नहीं मिला किसी, ये नहीं है। हाँ, ये वाली चीज जो है एनटीए से रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब आप इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और दूसरा, ये जो 27 और 29 जनवरी वाले जो पेपर हुए, बेसिकली अब जो जेई मेंस में, अगर मैं ये बोलूं तो गलत नहीं होगा, कि जेई मेंस का डिफिकल्टी लेवल अब मेजर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री पिछले 3-4 सालों से आसान आ रही है, सही तो बात वो है। तो मुद्दा ही हट गया। अब बात आती है मैथ्स की, तो इन दोनों में ही मैथ्स जो है वो बहुत आसान आई थी, मैथ्स वाज ऑन इजी साइड। ठीक है, अब जैसे ही बच्चा आगे बढ़ा, इन तीनों में ही 31 जनवरी की दोनों शिफ्ट, या सेकंड रात वाली शिफ्ट, शाम वाली शिफ्ट, और 1 फेब की सुबह वाली शिफ्ट, इनका पेपर जो है, इसमें अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो ये डिफिकल्ट आया था। अब जब ये दोनों शिफ्ट के पेपर आसान आए तो बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर भी किया। जैसे बहुत सारे बच्चों से बात हो रही थी, तो 254, 232, 204, और ये सब अच्छे मार्क्स हैं। जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, 300 मार्क्स का आप एक पेपर देने जा रहे हो इतने बड़े कॉम्पिटिटिव स्केल पे, जिसमें से आप 250 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, 200 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, तो हम बोलते हैं बच्चा बड़ा अच्छा है, बढ़िया नंबर है, बहुत बढ़िया है। अब जब अच्छा बोलते हैं तो बच्चा सोचता है कि सर मैंने बहुत अच्छा किया है। अब जब इनकी परसेंटाइल देखी गई, इन सब लोगों की परसेंटाइल देखी गई, तो ये परसेंटाइल के मामले में पिछड़ गए, ये पीछे की ओर चले गए। जैसे अगर हमारे पास में डाटा भी शेयर करेंगे कि कितने परसेंटाइल पर कितने उसकी जो है, या सॉरी कितने मार्क्स पर कितनी परसेंटाइल आती है। तो एक तो ये वाला जो पार्ट है, अब इसमें फिर से कि आपको अगर सेकंड पॉइंट सर, अगर आपको पेपर बनाना ही है तो सबको, या तो सबको डिफिकल्ट बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सबको एक जैसा रखो, ताकि ये वाले बच्चे ज्यादा खुश ना हो और ये वाले बच्चे ज्यादा डिमोरलाइज ना हो। ठीक है, अगर सारे डिफिकल्ट होंगे तो सब आके यही बोलेंगे सर हमारा वाला भी डिफिकल्ट था। मेन बात तो ये है ना कि सर बच्चे अगर नंबर ला रहे हैं, ठीक है, जैसे मेहनत करके गए नंबर ला रहे हैं, कोई बच्चा ऐसा है कि जो 200 या 200 से ऊपर नंबर लाकर उस परसेंटाइल पे पहुंच रहा है, और कोई एकदम कम नंबर पे उस परसेंटाइल पे पहुंच रहा है, तो ये मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना। बिल्कुल गड़बड़, क्योंकि वो नंबर तो लाया है ना। अब एक सिंपल सा इसको आप ऐसे समझो कि मान लो 27 जनवरी को एक बच्चा गया, उसका हमने आसान पेपर आया, उसको नहीं पता था पेपर कैसे आना है, पढ़ने में अच्छा था, उसने 300 में से 300 ला दिए। एक बच्चा गया, इसमें गया पेपर देने, अब ये उसके हाथ में तो है नहीं कि कौन सी शिफ्ट में आएगा पेपर उसका, समझ पा रहे हो? तो ये एंटी वाले अलॉट करते हैं, उसको अलॉट किया, वो यहाँ गया, अब उसके नंबर आए 275, वो भी बहुत अच्छा इंटेलिजेंट था, या पढ़ने में चलो उसके भी 300 में से 300, इसमें भी 300 में से 300 ले आया, इससे ज्यादा तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और इसमें भी वो 300 में से 300 ले आया। दो अलग अलग बच्चे थे, दोनों पढ़ने में इंटेलिजेंट। अब एक बात बताओ, अब हो क्या रहा है कि ये वाला जो बच्चा है ये पीछे फेंका जाएगा, जबकि इसकी गलती क्या है भाई? पेपर आसान आएगा या मुश्किल आएगा, इसने थोड़ी ना घर से मेल किया था कि मैं जा रहा हूँ इस पेपर में, मुझे आसान, वो तो मेहनत करके पेपर देने गया है बच्चा, मेहनत करके पेपर देने गया था। ये चला जाएगा पीछे क्योंकि इसकी शिफ्ट का पेपर आसान था, ये आ जाएगा आगे क्योंकि इसकी शिफ्ट का पेपर मुश्किल था। तो ये वाली जो गड़बड़ है,
ये पहले भी हुई है, पिछले कुछ सालों में भी देखी गई है और इस बार भी ज्यादा हुई है। ठीक है, यहां पर जो स्कोर में डिफरेंस मिल रहा है, स्कोर में डिफरेंस आप बोल सकते हो कि इसमें 155 या 160 जिसके मार्क्स आ रहे हैं, जिसके मार्क्स इतने आ रहे हैं 155 या 160, उसकी परसेंटाइल आ रही है 99 परसेंटाइल। समझना जरा ध्यान से। और यहाँ पर वो 250 के यहाँ आसपास पर जाता है। इसमें पहुंच जाता है सर वो डाटा 240 के आसपास है। 240 के आसपास, मतलब 235 बोल दो, 245 बोल दो, 250 बोल दो। तो इस शिफ्ट में 250 वाला और इस शिफ्ट में 150 वाला या 160 वाला, तो इनमें जब आप डिफरेंस देखोगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा वो कम से कम 70 मार्क्स का। और सर ये डिफरेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट की वजह से हुआ है। हाँ। तो सेकंड पॉइंट जो है वो ध्यान रखना चाहिए, हाँ। कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट भी होना चाहिए। बिल्कुल सही। एक पोल कंडक्ट करवाया था, हम लोगों ने भी पूछा था कि आपकी कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर आया है, तो मैक्सिमम बच्चों का इन दोनों शिफ्ट में पेपर आया हुआ था। मतलब ऐसे अगर बाहर से हम सोचें कि ये सब कैसे कंडक्ट होता है किसी को नहीं पता, बट अगर हम बाहर के थर्ड पार्टी से सोचे कि भाई साहब 100 बच्चे हैं, उनके 5 दिन पेपर लेने हैं, तो हमें ये समझ में आता ना 20 20 20 20 20 ऐसे ही होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं था सर। यहां पर बच्चों को ज्यादा, मतलब यहां पर ज्यादा बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया, यहां पर इनकी शिफ्ट में कंपैरेटिवली बच्चे ही कम थे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट लगभग बराबर आप कर दो। हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर बराबर होंगे तो फिर ये वाली जो बात है, ये जो गैप मैं आपको बता रहा हूँ 80 मार्क्स का, ये गैप धीरे धीरे कम होने लगेगा। समझ पा रहे हो? तो एक जो गलती की है दैट इज कि भाई साहब आपने एक दो शिफ्ट में मैक्सिमम बच्चों को अलॉट कर दिया, बाकी आगे चलकर कम बच्चों को अलॉट किया, तो वो गलत है भाई। मतलब ये मुझे समझ नहीं आया ऐसा करा क्यों? हाँ। जब आपके पास अवेलेबिलिटी थी, जब आप हाँ। 27 में इतने बच्चे बैठा सकते हो, तो एक में भी तो बिठा ही सकते थे ना, ऐसा थोड़ी 3 दिन में करके खत्म 3 दिन कर में देते हैं। कहा, और क्या फिर 5 दिन खींचा ही क्यों? इसका कारण नहीं समझ में आया, या फिर हाँ। जो भी उनकी कंस्ट्रेंट रही होगी, बट हम ऐसा एज ए टीचर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सर इनमें बराबर बांट दो। और जब मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली एनटीए से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इनको बराबर बांटिए, ताकि सभी बच्चों में एक इक्वल कंपटीशन की बात आए। और दूसरा, पेपर आप इतना डिफिकल्ट और इतना आसान ना बनाओ कि ये दोनों सेम लेवल ऑफ मार्किंग पे खड़े हो। ठीक है, अब अगर मान लो ये बच्चा पेपर दे के आगे हमें बोलता कि सर 155 आ रहे हैं, तो हम इसको ये बोलते बेटा थोड़ा और इंप्रूव कर। और ये आता तो भाई साहब पीठ थपथपा के बोले, पीठ लाल कर देते, बोले वाह मजे आ गए भाई। अब जब परसेंटाइल आ रही है तो अब दोनों बराबर है। अब वो जिसको हम ये बोल रहे थे थोड़ा सा इंप्रूव कर, तो वो बोले सर अब बताओ दोनों बराबर ही तो है। तो ये वाला जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये हम चाहते हैं ये भी खत्म हो। अब इसको करने का जो तरीका है, आई बिलीव एनटीए में बहुत सारे लोग होंगे जो इसको कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे बच्चे जो हैं वो ओवरऑल हैम्पर हो रहे हैं। इसमें एक काम अपन अपनी तरफ से ये कर सकते हैं, हाँ। कि बच्चों की आवाज एनटीए तक हम पहुंचा सकते हैं, है ना? तो अपन एक काम ये कर लेते हैं कि एक गूगल फॉर्म निकलवा, हाँ रिस्पॉन्स ले लेते हैं, बिल्कुल सही, कि किन किन को लग रहा है ऐसा, वो उस फॉर्म को फिल करें और हम अपनी तरफ से एनटीए को मेल कर देंगे। बिल्कुल सही। तो आप क्या करो, अभी शायद लिंक नहीं डला है, थोड़ी देर में आपकी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उसमें आप अपने, अच्छा ये वाला जो लिंक है एकदम खुले में बोल रहा हूँ, ये वो वाला लिंक नहीं है बेटा जिसमें आप अपने नंबर डालोगे और हम पब्लिश कर देंगे देखो हमसे पढ़ा है, नहीं जी, ये वो वाला लिंक है जिससे हमें डाटा मिलेगा कि अच्छा इसके इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतने इसके परसेंटाइल आ रहे हैं और इतना इसका, ये वाली इसकी शिफ्ट थी। उसके बेसिस पर एनटीए को एक रिक्वेस्ट किया जाएगा, मेल की जाएगी कि सर एक बार इसको ध्यान से देखिए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। और बाकी लोगों से भी हमारी रिक्वेस्ट है, जैसे अगर हम अपनी कोचिंग की फील्ड के बारे में बात करें, बाकी लोग भी कर रहे हैं, तो उनसे भी यही, हाँ और क्या, उनसे भी उम्मीद है मुझे कि वो भी मेल करें, क्योंकि अलग अलग जगह से मेल जाएगा तो वो भी समझेंगे इस बात को कि यार बच्चों के साथ गलत हुआ है ना? तो वो कम से कम अप्रैल अटेम्प्ट में ऐसा ना होने दें, है ना? ठीक है। और इसमें देखो मतलब ये कोई आंदोलन नहीं है या फिर ऐसे नहीं है बगावत, बहुत बड़ी टेस्टिंग एजेंसी है ऑब्वियसली, और इतने सारे पेपर कंडक्ट करती आई हैं, कई बार हो जाता है एरर, या फिर हमें ये बाहर से एरर लग रहा है, हम चाहते हैं कि ये सब ना हो। ठीक है, इसके लिए उनसे एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि अगला जब आप अप्रैल में अटेम्प्ट लो तो उसमें सबकी बैलेंसिंग बराबर कर देना, क्वेश्चन सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बच्चों को बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और बच्चों के मार्क्स 10-20 नंबर का गैप समझ में आता है, 10-20 नंबर का गैप समझ में आता है, बट 80-80 70-70 मार्क्स का गैप है, वो थोड़ा सा बच्चों को डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रही है। अब ये बच्चा तो बोल रहा है सर मैंने तो पूरा जी जान लगा के मेहनत की थी, और इतना नंबर लाना आसान थोड़ी, इतना नंबर लाना आसान नहीं है भाई, पेपर चाहे कैसा भी आए, नंबर अगर आए हैं तो मतलब बढ़िया है, नंबर अगर आए हैं दैट मींस दैट इज गुड। तो आप सब लोग उस रिस्पॉन्स को भरिए, ठीक है ना? और अभी मेरे दिमाग में एक चीज आई, मैं तो मतलब एनटीए से ऐसे इन्हीं की फुल शॉर्ट फॉर्म में रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है? एनटीए नॉट टू डू इन अप्रैल। भाई साहब अप्रैल में ये मत करना प्लीज, ये आपसे एकदम हाथ जोड़कर विनती है
कि प्लीज आप ये मत कीजिएगा, बच्चों को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं बच्चे और पूरे साल साल पढ़ रहे हैं सर, हाँ जी जान लगा के पढ़ रहे और हैं। क्या, हाँ। सुबह से शाम पढ़ रहे हैं, पेपर हाँ। देने जा रहे हैं, और और एक सपना और एक उम्मीद के साथ जाते हैं ना कि यार हाँ। पेपर दे के आएंगे। अब भाई जिस इंसान के 250 नंबर आ रहे हैं हाँ। उसने क्या ही पढ़ा होगा, और इसमें है ना, अच्छा जबरदस्त तरीके से मेहनत करी होगी उसने। जेई वाले बच्चों को एक दर्द और है, वो बोल रहे हैं सर खुशी किस मूवमेंट पे बनाए, कि जब हमारे मार्क्स आ जाए तब, या फिर पहले हमारी प्रोविजनल आंसर की आती है, वहां से हमारे मार्क्स, एनटी वाले आपको मार्क्स नहीं शो करते कि आप कितने मार्क्स आए हैं, मार्क्स आपको खुद आंसर की से कैलकुलेट करने होते हैं। फिर सर हमारी परसेंटाइल आई तब खुश होए, या फिर सर हमारे सेकंड अटेम्प्ट की परसेंटाइल आई तब खुश हो, या फिर सर हमारा जब रैंक आए तब खुश हो। कब खुश हो, मतलब घर वालों को हम कब बोलें कि मैंने अच्छा कर दिया। तो एक लंबा सा प्रोसेस है, इसका भी कोई वे आउट निकालना चाहिए कि एक ही बार में सर ये लो भाई, ये आपकी रैंक है और ये आपके नंबर है, ये हो गया जी डन। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वे आउट जरूर निकलेगा, ठीक है। और जिन भी बच्चों के परसेंटाइल थोड़े कम रहे हैं, उनसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि ये सब बातें जो है ये बाहर पर खड़े होके हम लोग कर सकते हैं, आपको इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको पढ़ाई करनी है भाई, आपको अप्रैल अटेम्प्ट के लिए वो इतनी सी कहानी है कि आप सिर्फ सेकंड अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई कर सकते हो जोरों शोरों से। और सर मैं आज क्लास में भी बोल के आया था, मैं फिर बोलूंगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री आसान आ रही है, कोई भी टीचर से आप पढ़े हो उसकी क्लास नोट से ही आ रही है। मैथ्स इज द डिसाइडिंग फैक्टर, तो प्लीज वर्क ऑन मैथ्स पे काम कीजिए प्लीज, ठीक है। वही आपकी रैंक या फिर बाकी जनता से आपको आगे लेके जाएगी, उस पर फोकस कीजिए।